दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के सामान्य अध्ययन में आने वाले आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे और जिनका परीक्षा में आना लगभग तय है। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? आपके विकल्प हैं, पहला मिस्र, फिर दक्षिण एशिया, रूस और मेसोपोटामिया। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी रूस सही है। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। बृहत्तर सिंधु क्षेत्र मिस्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ा स्थल था। 1920 के दशक तक इसकी खोज नहीं की गई थी। इसके अधिकांश अवशेष, यहाँ तक कि इसके प्रमुख शहर भी खुदाई से ही प्राप्त हुए थे। प्राचीन सिंधु सभ्यता की लिपि का अब तक अर्थ नहीं निकाला जा सका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? हमारा विकल्प है 2018-19, 2017-18, 2015-16 और 2014-15। तो इसमें हमारा विकल्प बी यानी 2017-18 सही है। जनवरी 2017 में मंत्रिमंडल ने 2017-18 से रेलवे और आम बजट के विलय को मंजूरी दे दी, जिससे 92 साल पुरानी औपनिवेशिक परंपरा समाप्त हो गई। 1924 में एक अलग रेल बजट पेश करने की परंपरा तब शुरू हुई जब रेलवे पर खर्च आम सरकारी खर्चों से अधिक था। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हमारे विकल्प हैं, शहादत हसन मंटो, बी रस्किन बॉन्ड, मोहसिन हामिद और खुशवंत सिंह। इसमें हमारा विकल्प डी सही है यानी खुशवंत सिंह। यानी ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है वो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसे पहली बार 1956 में प्रकाशित किया गया था। इसमें अगस्त 1947 में हुए भारत के विभाजन की कहानी को याद किया गया है। यह उपन्यास विभाजन से उपजे राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ का चित्रण करने के बजाय स्थानीय मुद्दों पर गहरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक मानवीय आयाम प्रदान करता है, जो इस घटना की वास्तविकता को सामने लाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन हैं? हमारे विकल्प हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। तो इसमें हमारा विकल्प डी यानी मोरारजी देसाई सही है, जो भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता हैं। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री 24 मार्च 1977 से और 28 जुलाई 1979 को 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं, सिक्किम, उड़ीसा, मणिपुर और असम। तो इसमें हमारा विकल्प मणिपुर सही है, यानी मार्शल आर्ट थांगटा मणिपुर से संबंधित है। थांगटा प्राचीन मणिपुरी मार्शल आर्ट के लिए लोकप्रिय शब्द है, जिसे हयोन ललांग के नाम से जाना जाता है। यह कला पूर्वोत्तर भारत के छोटे राज्य मणिपुर में युद्ध के वातावरण से विकसित हुई, जो प्रारंभिक ईसाई युग के बाद से एक स्वतंत्र राज्य था। इसने भारत और चीन के बीच मध्यकाल के भू राजनीतिक वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अगला प्रश्न है, एक गैंडे की सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? हमारे विकल्प हैं, एमिनो एसिड, ग्लाइकोलाइटिक, केराटिन, मेलानिन। तो इसमें हमारा विकल्प सी यानी केराटिन सही है। केराटिन रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन के परिवार का एक सदस्य है, जो बाल, नाखून, सींग, पंजे, खुर और मानव त्वचा की बाहरी परत बनाने वाला प्रमुख संरचनात्मक तत्व है। केराटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को नुकसान या तनाव से बचाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया? हमारा विकल्प है 1991, 1996, 1992 और 1994। तो इसमें हमारा विकल्प डी यानी 1994 सही है। देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने और गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PCPNDT अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसने लिंग चयन की तकनीकों को निर्दिष्ट नहीं किया और न ही इसके दायरे में सभी तकनीक शामिल हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? हमारे विकल्प हैं गर्म और नम, शुष्क और वातिक, शुष्क और धूल भरा और बहुत ठंडा मौसम। तो इसमें हमारा विकल्प ए यानी गर्म और नम सही है। उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु चाय बागान के लिए बहुत उपयुक्त है। चाय मानसून भूमि के अंतर्गत आती है, जहां उच्च तापमान, लंबे समय तक अनुकूल मौसम और भारी वर्षा चाय के पौधों के विकास में मदद करती है। गर्म ग्रीष्मकाल और लगातार बारिश पत्तियों में तीव्र प्रजनन को बढ़ावा देती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? हमारे विकल्प हैं शेन वॉर्न, सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, मुथैया मुरलीधरन। तो इसमें हमारा विकल्प सी यानी जैक कैलिस सही है। टेस्ट मैचों में जैक कैलिस ने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। उन्होंने 166 मैचों में 23 बार यह पुरस्कार प्राप्त किया, जिसके बाद मुथैया मुरलीधरन का स्थान है, जिन्होंने 19 बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। एक दिवसीय मैचों में सचिन तेंदुलकर 463 मैचों में 62 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमारा विकल्प बी यानी अफ्रीका सही है, यानी मार्शल आर्ट डम्बे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। डम्बे एक पश्चिमी अफ्रीकी मार्शल आर्ट है जो मुख्य रूप से मुक्केबाजी कौशल पर केंद्रित है, लेकिन प्रतियोगियों को किकिंग तकनीकों का उपयोग करने की भी अनुमति है। यह मार्शल आर्ट प्राचीन अफ्रीकी योद्धाओं अर्थात नाइजीरिया, नाइजर और चाड की जनजातियों में दिए गए पारंपरिक प्रशिक्षण से लिया गया है। इसके अंतर्गत आगे वाले हाथ में भाला और पीछे वाले हाथ में हाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? हमारे विकल्प हैं श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, अवेस्ता सूत्र और अगम सूत्र। तो इसमें हमारा विकल्प डी यानी अगम सूत्र सही है। भगवान महावीर के उपदेशों को उनके शिष्यों द्वारा मौखिक रूप से कई ग्रंथों, शास्त्रों में संकलित किया गया था। इन शास्त्रों को जैन आगम या अगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगम सूत्र जीवन के सभी रूपों, शाकाहार के सख्त नियम, तप, करुणा, अहिंसा और युद्ध के विरोध में महान समादर का ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हमारे विकल्प हैं 1671, 1635, 1642 और 1652। जिसमें हमारा विकल्प ए यानी 1671 सही है। यानी असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ाई 1671 में हुई थी। सरायघाट का युद्ध 1671 में मुगल साम्राज्य, कछवाहा राज्य राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में और अहोम साम्राज्य लछित बोरफुकन के नेतृत्व में हुआ। सरायघाट के ब्रह्मपुत्र नदी वर्तमान में गुवाहाटी असम में हुआ और एक यह नौसेना युद्ध था। हालांकि कमज़ोर अहोम सेना ने मुगल सेना को पराजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? हमारे विकल्प हैं संदूषण का खतरा, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा, भारी सूखे का खतरा और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा। तो इसमें हमारा विकल्प बी यानी बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा सही है। हम जान ही रहे हैं कि
असम में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। असम में मकान स्टिल्ट पर बनाए गए हैं क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ की संभावना बनी ही रहती है। अगर घर जमीन से अधिक ऊंचाई पर ना बने हों तो बाढ़ के समय में पानी घरों के अंदर जा सकता है। इसलिए घरों को बाढ़ से बचाने के लिए घरों को स्टिल्ट्स और ज़मीन के स्तर से ऊपर बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? हमारे विकल्प हैं टंगस्टन, तांबा, लोहा, प्लेटिनम। तो इसमें हमारा विकल्प ए यानी टंगस्टन सही है। तापदीप्त प्रकाश बल्बों में बल्ब के अंदर टंगस्टन तार के फिलामेंट जैसा एक एयर टाइट ग्लास संलग्नक होता है, जिसके माध्यम से एक विद्युत प्रवाह प्रवाहित किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें किसी भी धातु से अधिक उच्चतम गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसमें हमारा विकल्प ए यानी बिहार सही है। विदेशिया जो है बिहार राज्य से संबंधित है। विदेशिया नृत्य बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित नृत्य नाटिका का एक लोकप्रिय रूप है। इस पारंपरिक नृत्य की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में लोकरंग मंच के रूप में हुई थी। इस नृत्य का उद्देश्य सामाजिक मुद्दों, विरोधाभासी विषयों, पारंपरिक और आधुनिक शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब के बीच संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? हमारे विकल्प हैं मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो इसमें हमारा विकल्प डी यानी नागालैंड सही है। राजबाड़ी खंडहर नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। ये दिमासा कचारी साम्राज्य द्वारा निर्मित मशरूम गुंबददार स्तंभों की एक श्रृंखला है। इन मशरूम के आकार के एकाश्मक बलुआ पत्थर को ज्यामितीय आकार में बनाया गया है। विशाल एकाश्मक को इस तरह की विशेषज्ञता के साथ उकेरा गया है कि यह हमें प्राचीन काल की वास्तु प्रथाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है वह कौन सी दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक की निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेते हैं? हमारे विकल्प हैं रिवर्स रेपो दर, रेनो दर, बाजार दर और विनिमय दर। तो इसमें हमारा विकल्प बी यानी रेनो दर सही है। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का बैंक भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह की धनराशि को कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धनराशि देता है। रेपो दर का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? हमारे विकल्प हैं रूस, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें हमारा विकल्प सी यानी भारत सही है। नवीनतम CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार भारत में दुनिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि क्षेत्र है। इसके बाद USA और चीन का स्थान आता है। खेती योग्य भूमि क्षेत्र के मामले में भी भारत पहले स्थान पर है। कृषि भूमि से तात्पर्य भूमि के उस हिस्से से है जो कृषि योग्य है। इसका उपयोग स्थायी फसलों के लिए और स्थायी चारागाहों के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? हमारा विकल्प है अधिक प्रकाश पड़ता है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश पड़ता है और अधिक वर्षा होती है। तो इसमें हमारा विकल्प डी यानी अधिक वर्षा होती है सही है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान घने जंगलों से आच्छादित हैं क्योंकि पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलानों की तुलना में बहुत भारी वर्षा करते हैं। मानसून के मौसम में नमी युक्त हवा पूर्व से पश्चिमी घाटों की ओर बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? हमारे विकल्प हैं यूनाइटेड किंगडम, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। तो इसमें हमारा विकल्प ए यानी यूनाइटेड किंगडम सही है। एकल नागरिकता को यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड से उधार लिए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं,
संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? हमारे विकल्प हैं लवणीकरण, संयोजन, किण्वन, अनुमापन। तो इसमें हमारा विकल्प सी यानी किण्वन सही होगा। कच्चे माल से शर्करा, गन्ना, चुकंदर और गुड़, स्टार्च यानी मक्का, गेहूं, अनाज या सेल्यूलोज यानी वन उत्पादों से प्राप्त ग्लूकोज का उपयोग करके किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। किण्वन के दौरान शर्करा एनारोबिक रूप से इथेनॉल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? हमारे विकल्प हैं NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक और SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो हमारा विकल्प इसमें D यानी सेबी सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में बाजारों का नियामक है। इसे पहली बार 1988 में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह 12 मई 1992 को भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय बन गया और 1992 में सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? हमारे विकल्प हैं बैक्टीरिया, वायरस, कवक, अमीबा। तो इसमें हमारा विकल्प बी यानी वायरस सही है। वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। खसरा एक संक्रामक रोग है जो रूबेला वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्तियों के नाक, मुंह या गले से बिंदुकों यानी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से प्रेषित होता है। एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद यह विश्व स्तर पर छोटे बच्चों में मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? हमारे विकल्प हैं राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा विकल्प सी यानी मध्य प्रदेश सही है। यानी मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया हाट मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार आदिवासी नामक स्थानीय जनजातियों से संबंधित है, जिसमें कई जाति जैसे भील, भिलाला, बरेला आदि शामिल हैं। यह होली त्यौहार से पहले मार्च के महीने में मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव का एक कृषिगत महत्व है, यानी यह फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? हमारे विकल्प हैं 10, 6, 8 और 12। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है। यानी जब भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसके 22 भाग में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भारत के संविधान के 25 भाग और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ संविधान में सूचीबद्ध हैं, जो प्रशासनिक गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं। तो ये था हमारे एसएससी जीडी का जीएस में आने वाले सभी प्रश्नों का कलेक्शन। ये आज पहला क्लास है। ये क्लास अब रेगुलर आएगी और ये वीडियो आप रेगुलर देखिए, जिससे जीएस के प्रश्नों में आपका नंबर जो है लगभग पक्का हो जाए और प्रश्न जो है यहीं से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।